हाय गाइस, वेलकम बैक। तो इस सीरीज के थ्रू हम बिजनेस इकोनॉमिक्स की वेरियस कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रहे हैं। करेंटली हम कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड टॉपिक्स एक्सप्लोर कर रहे हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। नाउ इंडिफरेंस कर्व के रिगार्डिंग हम पहले ही 2 वीडियोस बना चुके हैं, जहां पे हमने व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व पढ़ा था, हाउ टू प्रिपेयर इंडिफरेंस कर्व फ्रॉम स्क्रैच, और फिर हमने मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी ऑलरेडी स्टडी कर ली है, राइट। तो आई सजेस्ट कि पहले आप ये वीडियोस देखिए, फिर आप प्रॉपर्टीज पे आइएगा, तब आपको ज्यादा अच्छे से ये प्रॉपर्टीज समझ में आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व। नंबर 1, इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स टू द राइट। तो जैसे कि आप ये फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी जो इंडिफरेंस कर्व है इट इज स्लोपिंग डाउनवर्ड्स टू द राइट। इस तरह से स्लोप हो रही है, राइट। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज देखिए इंडिफरेंस कर्व में वी स्टार्ट विद कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कमोडिटीज, राइट, क्लोथिंग एंड फूड, जैसा यहाँ पे लिया हुआ है। तो वी स्टार्टेड विद कॉम्बिनेशन ए, जहाँ पे आपने फूड 1 यूनिट लिया था और क्लोथिंग 12 यूनिट, राइट। अब दूसरे कॉम्बिनेशन में आने के लिए you sacrifice certain amount of clothes for an additional unit of food, right? आप कंज्यूमर से पूछते हो कि how much are you willing to substitute clothes? तो कंज्यूमर कहता है कि जैसे कि ये एग्जांपल में आप देखिए, he sacrificed 6 units of cloth for an additional unit of food. तो क्लोथ की क्वांटिटी क्या हो रही है यहाँ पे? डिक्रीज हो रही है, राइट, as we move to another combination. तो that's why ये पहले तो ये इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोप करेगी बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग क्वांटिटी ऑफ क्लोथ। लेकिन फूड की जो क्वांटिटी है वो तो इंक्रीज हो रही है ना, सो इट विल स्लोप राइटवर्ड। देखिए जैसे ही फूड की क्वांटिटी 1 से 2 में इंक्रीज हो गई है, योर कर्व विल शिफ्ट राइटवर्ड। तो इसीलिए ये आपकी जो इंडिफरेंस कर्व है इट इज स्लोपिंग फर्स्ट डाउनवर्ड्स एंड देन टू द राइट। तो कुछ इस तरह का आपको स्लोप दिखने को मिलेगा। Property number 2, indifference curves are always convex to the origin। देखिए convex का मतलब क्या होता है? Let's take a graph। मान लीजिए ये y एक्सिस है एंड ये x एक्सिस है एंड ये origin है। तो convex curve जो होते हैं it will look like this, ठीक है, origin से कुछ इस तरह से दिखेगा। And there is another type of curve also जिसे हम concave curve कहते हैं। तो कॉनकेव कर्व कुछ आपका इस तरह का दिखेगा, ठीक है। ऑरिजिन से आपको ऐसे केव बनता हुआ अगर दिखे तो इसे हम कॉनकेव कर्व कहते हैं, और कुछ इस तरह से दिखे तो हम इसे कॉन्वेक्स कहते हैं। नाउ यू कैन सी कि जो आपकी इंडिफरेंस कर्व है इट लुक्स लाइक दिस, राइट, इट इज कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन। तो क्यों ये ऐसा होता है? व्हाई इट इज कॉन्वेक्स एंड नॉट कॉनकेव? So reason for that is marginal rate of substitution, the diminishing marginal rate of substitution। देखिए हमने पिछली वीडियो में जहाँ पे हमने marginal rate of substitution पढ़ा था, वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि why marginal rate of substitution diminishes, कि ये कम क्यों होती है। तो अगर आपको ये नहीं पता तो आप वो वीडियो पहले देख सकते हैं। यहाँ पे आप इतना समझ लीजिए कि marginal rate of substitution it diminishes, right? अगर वो इनिशियली आपकी 6 है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो बाद में ये डिमिनिश होती है एज यू मूव टुवर्ड्स अनदर कॉम्बिनेशन, और फिर ये और कम हो जाती है, ठीक है। तो हमने यही एग्जांपल पिछली वीडियो में भी लिया था एंड ये फिगर में भी यही मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन लिया हुआ है, ठीक है। तो क्या होता है ना कि इनिशियली व्हेन योर MRS इज 6, ना पहले ये बात आप पहले समझ लीजिए कि marginal rate of substitution gives you the slope of the indifference curve, right? ये भी हमने पहले डिस्कस किया था। So when initially your MRS is 6, तो आपकी जो ये indifference curve है ये काफी steeply slope करती है, ठीक है। पॉइंट A से पॉइंट B तक आप देख लीजिए कि आपकी स्लोप काफी steep है। This is because of the high initial marginal rate of substitution। लेकिन उसके बाद आपकी marginal rate of substitution काफी कम हो जाती है, ठीक है। तो व्हेन जब ये कम हो जाती है तो ये थोड़ा कम स्टीपली स्लोप करेगा, ठीक है। तो आपकी कर्व थोड़ी सी फ्लैट हो जाएगी इस तरीके से। एंड जैसे ये और कम होती है तो आपकी कर्व और भी फ्लैट हो जाती है, ठीक है। इनिशियली स्टीप होती है और जैसे ही ये कम होती है तो आपकी कर्व फ्लैट होती जाती है।
तो ऑरिजिन से अगर आप देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके का आपका कर्व दिखाई देगा. सो बिकॉज ऑफ दिस डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, आपकी जो इंडिफरेंस कर्व है इट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. नाउ नॉर्मली तो आपकी जो इंडिफरेंस कर्व है इट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं. ठीक है, एक्सेप्शंस आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स एंड परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स. परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स के केस में आपकी इंडिफरेंस कर्व कुछ इस तरह से दिखेगी. इट इज अ स्ट्रेट स्लोप. ठीक है, और परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट के केस में आपकी जो इंडिफरेंस कर्व है वो ऐसे एल शेप की आपको दिखेगी. तो वाई ऐसा क्यों होता है एक एक करके देख लेते हैं. फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद परफेक्ट सब्स्टिट्यूट. इंडिफरेंस कर्व इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स. देखिए ये चीज हमने पहले भी डिस्कस करी है कि अगर दो गुड्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं एक दूसरे के, तो उस केस में मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमेशा कांस्टेंट रहती है. यहाँ पे हम कोक एंड पेप्सी का एग्जांपल ले रहे हैं. मान लीजिए ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे के. ठीक है, सो वी स्टार्टेड विद कॉम्बिनेशन ए, जहाँ पे हमने 1 यूनिट कोक लिया और 6 यूनिट्स पेप्सी लिया. नाउ अगर कंज्यूमर जो है वो 1 यूनिट पेप्सी सब्स्टिट्यूट करता है तो वो 1 यूनिट कोक के लिए ही करेगा, क्योंकि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स में कोक जितना आपको 1 यूनिट कोक जितना आपको सेटिस्फैक्शन देता है उतना ही 1 यूनिट पेप्सी आपको सेटिस्फैक्शन देगी. ठीक है, तो अगर इंसान एक पेप्सी को वो सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है तो उसके बदले में वो 1 यूनिट कोक ही लेगा, बिकॉज दे आर परफेक्ट. अगर वो 2 यूनिट पेप्सी सब्स्टिट्यूट कर रहा है तो वो 2 यूनिट कोक ही लेगा उसके बराबर में, क्योंकि एक बोतल कोक और एक बोतल पेप्सी उसको इक्वल यूटिलिटी दे रहे. तो अगर हमें सारे पॉइंट्स में यूटिलिटी सेम रखनी है तो हमें बराबर क्वांटिटी सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेंगी इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, इन केस ऑफ 2 गुड्स दैट आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स. तो इस केस में क्या होगा कि आपकी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमेशा कांस्टेंट रहेगी. ठीक है, अगर आप 1 यूनिट पेप्सी सब्स्टिट्यूट कर रहे हो वो 1 यूनिट कोक, तो आपकी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन 1 ही रहेगी हमेशा. ओके, तो अगर हम यही पॉइंट्स जो यहाँ पे दिया गया है ए बी सी डी ए, इनको अगर प्लॉट करें ग्राफ में तो आपको कुछ इस तरीके का ग्राफ दिखाई देगा. सी यू कैन सी कि ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है विद अ कांस्टेंट स्लोप. तो ऐसा दिखता है इंडिफरेंस कर्व फॉर सब्स्टिट्यूट गुड्स. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. अब परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स के केस में क्या होता है ना कि परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स आर 2 कमोडिटीज दैट आर टू बी यूज्ड टुगेदर. राइट, ये एक दूसरे के साथ ही हम यूज कर सकते हैं. अगर हम अलग से वो 2 कमोडिटी यूज करें तो उसकी कोई यूटिलिटी नहीं होती हमारे लिए. फॉर इंस्टेंस हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है राइट शू एंड लेफ्ट शू की. तो रियल वर्ल्ड में ये बहुत ही नियरेस्ट एग्जाम्पल है टू परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स. अगर आपके पास सिर्फ राइट शू है तो क्या आपको उसका कोई फायदा है? सिर्फ लेफ्ट शू है तो कोई फायदा नहीं. जब एक एक दोनों ही एक एक है तभी आप एक जूता पहन सकते हो. राइट, इफ यू हैव 1 राइट शू एंड 1 लेफ्ट शू. तो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स में व्हेन वी स्टार्ट अ कॉम्बिनेशन वी स्टार्ट विद इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ दीज 2 गुड्स. ठीक है, एक आपके पास लेफ्ट शू है, राइट शू है और एक लेफ्ट शू है, तो आपको एक जूते बराबर की यूटिलिटी मिल रही है. आप एक जोड़ी जूता आप पहन सकते हो. राइट, और अगर मैंने आपको कहा कि मैं आपको एक एडिशनल लेफ्ट शू दे दूंगा, राइट शू आपके पास एक ही है और मैं आपको एक एडिशनल लेफ्ट शू दे दूंगा, तो लेफ्ट शू आपकी 2 हो गई. तो इस केस में भी आपको एक जूते बराबर की ही यूटिलिटी मिलेगी, क्योंकि सिर्फ एडिशनल लेफ्ट शू का आप क्या करोगे, आप उसे पहन नहीं सकते. जब जोड़ा होगा तभी आप पहन सकते हो ना. तो यहाँ पर भी आपके पास एक्चुअली में तो सिर्फ एक ही जूता है. राइट, अगर मैंने 3 भी कर दी लेफ्ट शू की क्वांटिटी, स्टिल आपको एक ही जूता बराबर का यूटिलिटी मिलेगा, क्योंकि आप पहन तो एक ही जोड़ा पहन सकते हो. सिमिलरली अगर मैंने लेफ्ट शू कांस्टेंट रख दी एक और मैंने सिर्फ राइट शू इंक्रीज कर दी, 1 से 2 कर दी मैंने राइट शू, स्टिल आपको एक जूता बराबर का ही यूटिलिटी मिलेगा. सिमिलरली यहाँ पे भी
एक लेफ्ट शू है, 3 राइट शू है, अगेन आपको एक जूता बराबर का ही यूटिलिटी यहाँ पे मिल रहा है। तो अगर आपको ये सारे कॉम्बिनेशंस में 1 शू बराबर का ही यूटिलिटी मिल रहा है, तो कैन वी से कि दीज कैन बी द पॉइंट्स ऑफ योर इंडिफरेंस कर्व। क्योंकि इंडिफरेंस कर्व में क्या होता है, सारी जो कॉम्बिनेशन है आपको इक्वल यूटिलिटी देनी होती है, राइट। तो यहाँ पे जो 5 कॉम्बिनेशन है ये आपको इक्वल यूटिलिटी दे रही है, तो वी कैन से दैट दीज आर द पॉइंट्स ऑफ योर इंडिफरेंस कर्व। तो अगर हम ये इंडिफरेंस कर्व के पॉइंट्स को प्लॉट कर दे तो वी कैन सी कि कुछ इस तरह का कर्व हमें दिखेगा, ठीक है। वी स्टार्टेड विथ कॉम्बिनेशन ए, जहाँ पे हमने एक एक जूता लिया है। देन कॉम्बिनेशन बी पे हमने मूव किया 1 राइट शू, ये नीचे एक्स एक्सिस में हम राइट शू लिया हुआ है, ठीक है, और वाई एक्सिस में हमने लेफ्ट शू लिया हुआ है। तो देखिए कॉम्बिनेशन बी में हमें एक राइट शू है एंड 2 लेफ्ट शू है। सिमिलरली कॉम्बिनेशन सी में हमें एक राइट शू एंड 3 लेफ्ट शू है। तो देखिए जब आप ये राइट शू कांस्टेंट रख रहे हो तो आपको कुछ ऐसे वर्टिकल सी कर्व दिख रही है, राइट। नाउ यहाँ पे आपने लेफ्ट शू कांस्टेंट रखा और सिर्फ राइट शू इंक्रीज कर दी, तो आपको कुछ इस तरह से हॉराइजेंटल कर्व आपको मिल गया। डी पॉइंट यहाँ पे आपको दिखेगा और ई पॉइंट यहाँ पे। तो अगर आप ये सारे पॉइंट्स को कंबाइन कर दोगे तो कुछ पहले ये वर्टिकल कर्व हो गया, फिर हॉराइजेंटल कर्व, तो ये आपकी एल शेप्ड की इंडिफरेंस कर्व आपको बनती हुई दिखाई देगी। नाउ मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे एक और कॉम्बिनेशन आपको दे दिया विच कंसिस्ट ऑफ 2 यूनिट्स ऑफ राइट शू एंड 2 यूनिट ऑफ लेफ्ट शू। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, अब आपको 2 जूते बराबर की यूटिलिटी यहाँ पे मिल रही है, राइट, क्योंकि आप 2 जोड़ा अब एक्सचेंज करके पहन सकते हो। तो विथ दिस कॉम्बिनेशन यू मूव टू अ हायर इंडिफरेंस कर्व, क्योंकि अब आपकी यूटिलिटी एक जूते बराबर से इंक्रीज होके 2 जूते बराबर हो गई है। सो यू आर मूविंग टू अ हायर इंडिफरेंस कर्व। ये पहले वाले को इंडिफरेंस कर्व 1 मान लेते हैं और दूसरे को 2 मान लेते हैं, ठीक है। सो यू मूव्ड फ्रॉम इंडिफरेंस कर्व 1 टू इंडिफरेंस कर्व 2। नाउ अब फिर से आप और जोड़ा बना लीजिए जहाँ पे आप राइट शू को कांस्टेंट रखिए और सिर्फ लेफ्ट शू को इंक्रीज करिए, ठीक है, या आप लेफ्ट को कांस्टेंट रखिए और सिर्फ राइट को इंक्रीज करिए। अगेन ये आपको IC2 के बाकी पॉइंट्स दे देंगे, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे आपको दूसरे पॉइंट्स मिल जाएंगे, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन भी आपको 2 जूते बराबर की ही यूटिलिटी दे रही है, राइट। तो इस तरह से आपके IC2 भी एल शेप्ड की बन जाएगी। सो आई होप यू अंडरस्टूड कि क्यों ये एल शेप्ड की होती है और कैसे हमने इसे एल शेप्ड का निकाला है। Okay, now moving on to property number 3. Indifference curve can never intersect each other. यानी कि 2 इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। Now why? कैसे, क्यों ऐसा होता है? देखिए यहाँ पे पहले IC1 लेते हैं। IC1 पे यहाँ पे हमें 2 पॉइंट्स दिया गया है, पॉइंट A एंड पॉइंट B, राइट। तो IC1 की तो सारी जो पॉइंट्स है वो इक्वल यूटिलिटी देती है। सो वी कैन से कि point A, combination A is equals to combination B in terms of utility, right? ये IC1 की हो गई। अब अगर आप IC2 को देखोगे तो यहाँ पे भी आपके पास 2 पॉइंट्स है, C पॉइंट एंड A पॉइंट, राइट। अब C पॉइंट और A पॉइंट भी आपको इक्वल यूटिलिटी देनी चाहिए बिकॉज दे आर द 2 पॉइंट्स ऑफ द सेम इंडिफरेंस कर्व IC2। नाउ इस हिसाब से तो अगर A इज इक्वल्स टू B है एंड A इज इक्वल्स टू C है, फिर तो B इज इक्वल्स टू C भी होनी चाहिए मैथमेटिकली, राइट। लेकिन आप यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व में देखिए, B बिलोंग्स टू अ लोअर इंडिफरेंस कर्व एंड C बिलोंग्स टू अ हायर इंडिफरेंस कर्व। तो हमने हमेशा कहा है कि जो हायर इंडिफरेंस कर्व है वो हायर यूटिलिटी देती है एज कंपेयर टू द लोअर इंडिफरेंस कर्व। तो एक्चुअल में तो पॉइंट जो B है इट शुड गिव लोअर यूटिलिटी देन C और C शुड गिव हायर यूटिलिटी देन B। लेकिन अगर ये इंटरसेक्ट करते हैं कोई भी पॉइंट में, फिर तो मैथमेटिकली तो B और C की यूटिलिटी सेम हो जाएगी, जो कि आपके इंडिफरेंस कर्व की असम्पशन के खिलाफ है। तो इसीलिए कभी भी 2 इंडिफरेंस कर्व को
इंटरसेक्ट नहीं कराया जा सकता है, ठीक है। जो हायर इंडिफरेंस कर्व है उसकी पॉइंट्स हमेशा ही हायर यूटिलिटी ही देगी एज कम्पेयर टू लोअर इंडिफरेंस कर्व। यह इंडिफरेंस कर्व की अजम्पशन है, और अगर हमने इंटरसेक्ट करा दिया तो ये अजम्पशन गलत हो जाएगी। सो वी कैन नेवर इंटरसेक्ट, टू इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। Property number 4. A higher indifference curve represents a higher level of satisfaction than the lower indifference curve. तो ये जब हमने इंडिफरेंस मैप पढ़ी थी तो ये पॉइंट हमने डिस्कस किया था तब भी, कि एज यू मूव अवे फ्रॉम द ओरिजिन, जितना आप ओरिजिन से हायर जाओगे उतनी ही ज्यादा आपको यूटिलिटी मिलेगी। यानी कि यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व 3 गिव्स द हाईएस्ट यूटिलिटी, उसके बाद इंडिफरेंस कर्व 2 एंड देन इंडिफरेंस कर्व 1। So why does this happen? Because indifference curve 3 में ना both quantities, देखिए quantity of good y and quantity of good x दोनों यहाँ पे आपको ज्यादा दिखाई देंगी, ठीक है। और इंडिफरेंस कर्व में ना एक assumption है कि more is better, ठीक। तो अगर आपके पास कोई एक ऐसी कॉम्बिनेशन है, मान लीजिए A, जहाँ पे you are starting with 1 unit of good x and 12 unit of good y, या फिर आपके पास एक ऐसी कॉम्बिनेशन है C जहाँ पे यू आर स्टार्टिंग विद 2 यूनिट ऑफ गुड एक्स एंड 24 यूनिट ऑफ गुड वाई, लेट्स से, तो एक रैशनल कंज्यूमर हमेशा C को ही ज्यादा प्रीफर करेगा, बिकॉज C उसे ज्यादा यूटिलिटी देगी। द हायर द नंबर ऑफ कमोडिटीज, जो कमोडिटीज की क्वांटिटी है, इफ इट इज हायर देन ये आपको ज्यादा यूटिलिटी दे रही होती है, ठीक है। मोर इज बेटर, ये हम अज्यूम करते हैं डिफरेंस कर्व में। तो जो IC3 की जो कॉम्बिनेशन है ना, इट कंसिस्ट ऑफ इधर हायर यूनिट ऑफ गुड एक्स और हायर यूनिट ऑफ गुड वाई और हायर यूनिट ऑफ बोथ गुड एक्स एंड गुड वाई। तो इसीलिए एवरी पॉइंट ऑन इंडिफरेंस कर्व 3 गिव्स यू हायर यूटिलिटी एज कंपेयर टू इंडिफरेंस कर्व 2 एंड इंडिफरेंस कर्व 1, ठीक है। आप फिगर से ही अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, अगर आप यहाँ इंडिफरेंस 1 की स्टार्टिंग पॉइंट मैप करें तो आपको कुछ यहाँ पे ये आपकी y की क्वांटिटी हो गई, ठीक है, और ये आपकी x की क्वांटिटी हो गई, राइट। अब इंडिफरेंस कर्व 3 पे आप मैप करिए, ये आपकी y की क्वांटिटी है विच इज सिग्निफिकेंटली हायर देन ये इंडिफरेंस कर्व 1 की क्वांटिटी, राइट, और ये आपकी x की क्वांटिटी हो जाती है विच इज अगेन हायर देन द क्वांटिटी ऑफ x इन इंडिफरेंस कर्व 1। सो C, इंडिफरेंस कर्व C हैज हायर यूनिट्स ऑफ बोथ गुड्स। Similarly, indifference curve 2 has higher unit than 1 and lower unit than C. तो इसलिए ये बीच पे आ रहा है, ठीक है। So basically, y क्यों ज्यादा यूटिलिटी देती है हायर कर्व? Because they consist of more of either good x, good y और both. इसलिए वो हायर यूटिलिटी दे रही है। Now the last property, property number 5, says that indifference curve will not touch either axis, यानी कि वो x एक्सिस को या y एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा, जैसे कि यहाँ फिगर में दिखाई गया है आपको कि ये टच कर रही है, पर इंडिफरेंस कर्व ऐसे टच नहीं करता। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? देखिए, इंडिफरेंस कर्व ना वी स्टडी कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, राइट। हम दो गुड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन निकालते हैं जो एक कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन देता है। लेकिन व्हेन यू टच ईदर एक्सिस, तो क्या होता है ना कि जैसे यहाँ पे इस पॉइंट में वेर यू आर टचिंग एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे एक्स की तो यू हैव सर्टेन क्वांटिटी, पर वाई की क्वांटिटी यहाँ पे 0 हो जाती है, गुड वाई की, राइट। सिमिलरली यहाँ पे यू हैव 0 क्वांटिटी ऑफ एक्स एंड सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वाई। तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे आप सिर्फ एक कमोडिटी से सेटिस्फाई हो रहे हो, सिर्फ एक्स से, राइट। आप 0 क्वांटिटी ऑफ वाई गुड अज्यूम कर रहे हो यहाँ पे, और यहाँ पे यू आर सेटिस्फाइड विथ 0 क्वांटिटी ऑफ एक्स एंड यू ओनली हैव क्वांटिटी ऑफ वाई। तो ये तो कॉम्बिनेशन नहीं हुआ ना, ये तो सिर्फ एक ही गुड्स यहाँ पे आप देख रहे हो। लेकिन इंडिफरेंस कर्व में तो यू हैव टू लुक एट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स। तो जहाँ पे ये टच कर रहे हैं एक्सिस, तो वहाँ पे 2 गुड्स नहीं रह जाती है, वहाँ पे सिर्फ एक ही गुड रह जाता है, ईदर गुड एक्स और गुड वाई। So which is again not the assumption of indifference curve. Indifference curve we always study combination of 2 goods. So that's why we say that indifference curve will not touch either axis.
सो यही था आपकी 5 प्रॉपर्टीज। नाउ बिफोर यू गो, आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस कि हमने अपनी वेबसाइट में पेपर 4 के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट लॉन्च किया है, BCK एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए। तो ये देखिए, ये जो टेस्ट है ये बिल्कुल इंस्टीट्यूट फॉर्मेट में है। यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं। टाइम बेस्ड टेस्ट है, ये आपको 2 घंटे में करनी है। टेस्ट के एंड में आपको आपकी स्कोरिंग दिख जाएगी अलॉन्ग विद नेगेटिव मार्क, और आप फिर अपना आंसर्स भी चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे आपने रॉन्ग किया है, और आप डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन फॉर करेक्ट आंसर देख सकते हैं। तो घर बैठे बैठे ही आप ये टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, राइट। 2 टेस्ट है यहाँ पे, मॉक टेस्ट 1 एंड मॉक टेस्ट 2। वंस यू इनरोल, आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, ठीक है, जहाँ पे आप चैलेंजिंग क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिखाई देंगी। यू कैन सेलेक्ट 1 ऑप्शन एंड देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये साइड की पैनल आपको क्वेश्चंस शो करेंगी। यहाँ से आपको पता लगेगा कि कौन सा आपने अटेम्प्ट किया है, कौन सा अटेम्प्ट करना रहता है, ठीक है। ऊपर ये टाइमर जो है आपको कंटिन्यूअसली टाइम बताती जाएगी कि कितना टाइम आपके पास रिमेनिंग है। एंड वंस यू फिनिश द टेस्ट, आप यहाँ पे सबमिट बटन क्लिक करके अपना स्कोर व्यू कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक पॉज की बटन भी दी गई है, जो आप टेस्ट अगर आप पॉज करना चाहो किसी भी कारण, सो यू कैन पॉज एंड एग्जिट। और जब आप वापस लॉग इन करोगे तो जहां से आपने पॉज किया था वहीं से आप स्टार्ट कर सकते हो। नाउ वंस यू सबमिट, आपको इस तरह से आपकी स्कोर दिखाई देगी, राइट। यू कैन सी कि आपने कितने क्वेश्चंस करेक्टली अटेम्प्ट किए, कितना आपका मिस्टेक हुआ, और आपको कितना नेगेटिव स्कोर मिला। और यहाँ पे तो आपको आपकी ओवरऑल स्कोर दिखाई देगी। एंड वंस आपने एक बार स्कोर देख लिया तो आप व्यू सोल्यूशन में जाके चेक कर सकते हो कि कौन सी क्वेश्चंस आपने गलत की है, और उसकी आप करेक्ट एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो, ठीक है। और इतना ही नहीं, आप अपनी जो स्कोर है वो टॉपर और एवरेज स्टूडेंट्स के साथ भी चेक कर सकते हो, यानी कि टॉपर ने कितना स्कोर किया है और आप कहाँ स्टैंड कर सकते हो, एवरेज कितनी स्कोर है और आप कहाँ स्टैंड कर सकते हो। इस तरह से भी आप चेक कर सकते हो। तो आई थिंक ये बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए, आपके एग्जाम की प्रिपरेशन लेवल चेक करने के लिए। और क्वेश्चंस मैंने सारे डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग क्वेश्चंस ही लिया है, ताकि आपकी जो कंफ्यूजन है वो अभी एग्जाम से पहले ही क्लियर हो जाए, राइट। और आपको सही आंसर पता चले और आपकी डाउट क्लियर हो जाए, तो आपकी एक तरह से बहुत अच्छी प्रैक्टिस होएगी। एग्जाम की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लिंक में जाके ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। और मैं बता दूं, ये सिर्फ 100 रुपीज़ में अवेलेबल है, बहुत ही नॉमिनल फी मैंने रखा है, ताकि किसी को भी ये अटेम्प्ट करने में कोई दिक्कत ना हो। आई थिंक 100 रुपीज़ तो आप चॉकलेट खा के ही स्पेंड कर देती हो, या फिर अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को गिफ्ट देने में स्पेंड कर देते होंगे, राइट। तो इस बार आप खुद को गिफ्ट दे दीजिए और आप ये टेस्ट ले लीजिए और आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन चेक करिए। सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।